सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट यूपी के बड़े धार्मिक स्थल थे और सूत्रों का दावा है कि आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी भी थे। सूत्रों ने बताया कि अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और यहां धमाका करने की योजना थी, लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई और विस्फोटक बरामद कर लिए गए। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहें भी थी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल थे, जिसमें अयोध्या और वाराणसी उनका टारगेट था। अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे आतंकी, वाराणसी को भी निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। लाल किले पर ब्लास्ट जल्दबाजी में हुआ। शाहीन ने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट किया था। 2 साल से ये लोग विस्फोटक जुटा रहे थे और बातचीत के लिए बाकायदा अलग से इन्होंने एक चैटबॉट ग्रुप भी बना रखा था। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबरें मिल रही हैं। अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। लाल किले पर ब्लास्ट जल्दबाजी में किया गया। शाहीन ने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव किया था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हैं और इसके साथ ही ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निमिष गोस्वामी का रुख करते हुए निमिष, आपसे जानना चाहेंगे कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या भी था, वाराणसी भी था। जब से लाल किले के आसपास ब्लास्ट हुआ है, तब से यूपी में भी हाई अलर्ट है। वहां किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? देखिए, अयोध्या में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा हमेशा काम करता है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए लगभग ये करीब 5-6 साल पहले से ही ये व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी। अयोध्या में प्रवेश द्वार से लेकर के और राम मंदिर के गेट तक ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन, ये 3 सर्कल में बांट करके सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन चूंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो गतिविधियां, जो सूत्र सामने आए, उसके बाद अयोध्या की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई। और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, जहां मौजूद है, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था में राम मंदिर प्रवेश द्वार पर ही एक लेयर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जहां पर आप देख सकते हैं सामने जो चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर बाकायदा स्कैनर लगा दिया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा बल हैं, उनको सड़क पे ही यहीं से तैनात किया गया है। इनके पास बॉडी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कौन कौन अंदर जा रहा है इसको देखा जाए। और इसके अलावा पूरे संपूर्ण अयोध्या में लगभग 1300 कैमरे और बढ़ा दिए गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा कैमरे ऑलरेडी ये रामनगरी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रवेश द्वार, रामनगरी के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राम मंदिर के प्रवेश द्वार, इन सब तमाम जगहों पर और भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा न हो। चूंकि जो पकड़े गए हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, उनके सूत्रों से कहना है कि रामनगरी भी उनके रडार पे थी। लेकिन इसको देखते हुए रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत मजबूत है और एक 3 स्तरीय सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर काम करती हैं, जिसमें खुफिया एजेंसियां हैं, सादे वर्दी में फोर्सों को डिप्लॉयमेंट किया जाता है। उसके साथ ही रूफ टॉप पे भी फोर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा तकनीकी का उपयोग करते हुए राम मंदिर परिसर से लेकर अयोध्या के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम काम करता है ताकि किसी भी तरीके आकाशीय हमला ना हो सके। तो अयोध्या एक मास्टर प्लान के तहत फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे में रहती है और ताकि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना न हो पाए। एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में 25 नवंबर को लेकर होना है। चूंकि राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसको लेकर के पहले से ऑलरेडी अयोध्या की सुरक्षा को सख्त किया गया था। और जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से यहाँ की सुरक्षा और भी मजबूत की गई। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसमें सीआरपीएफ, एटीएस, बीडीएफ, अयोध्या में पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। हाई अलर्ट पे है धार्मिक स्थल और तमाम जिले। पुलिस की गश्त बढ़ गई है, सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। रुक करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि, बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि ये जो डॉक्टर शाहीन है, ये स्लीपर सेल मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रही थी। 2 साल से विस्फोटक ये लोग जुटा रहे थे। अयोध्या, वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे। जी बिल्कुल, देखिए अब एक बात का खुलासा हो गया। डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज, जो राजधानी लखनऊ की ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहा था, वो भी इस मॉड्यूल से
जुड़ा हुआ था। डॉक्टर परवेज भी फुल्ली रेडिकलाइज था और ये सभी डॉक्टर, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज, इनका एक अलग मॉड्यूल बना हुआ था। चैटबॉट पे इनका एक ग्रुप बना हुआ था। ये लोग चैटिंग कर रहे थे और इनके निशाने पर नई दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई धार्मिक शहर थे। धार्मिक शहरों के लिए उत्तर प्रदेश को पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। अयोध्या चूंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद से उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। काशी की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें और महाकुंभ के समय से लेकर के प्रयागराज भी। तो जब भी कोई आतंकी आउटफिट पकड़ा जाता है, उससे जब पूछताछ होती है तो ये बात मान के चलिए कि हर आतंकी संगठन के निशाने पर अयोध्या और काशी सबसे ऊपर होते हैं। तो अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, इस बात ये सोर्सेस भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अयोध्या और काशी में भी अपने जो स्लीपर मॉड्यूल्स थे, जो इनके स्लीपर सेल थे, उनको एक्टिवेट किया गया है। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है जिससे पूरे देश में कई धमाके किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अयोध्या और काशी में भी जो स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं आगे की आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया गया है। परवेज इस वक्त गिरफ्त में आ चुका है जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की, और उसके पास से जो 4-5 कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी मिली है। तमाम जानकारी उसने डिलीट की है, तो उसके जो मोबाइल फोन है और लैपटॉप हैं, उनके डेटा रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक की मदद ली जा रही है। ये माना जा रहा है कि परवेज से जैसे ही सख्ती से और पूछताछ होगी, कुछ अहम खुलासे और होंगे। बिल्कुल, तो पूछताछ यहां पर होगी, उसके बाद माना जा रहा है कि अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसके तार यूपी से जुड़ते हुए नजर आए, दिल्ली धमाके के अहम किरदार के रूप में डॉक्टर शाहीन निकली, जो कि खुद यहां पर यूनिवर्सिटी में पोस्टेड भी रही, अचानक गायब भी हुई, उसका भाई किस तरह यहां कनेक्टेड था आप बता रहे हैं। उसके बाद फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद होना और आनन फानन में दिल्ली में ब्लास्ट हो जाना। ये भी सूत्र बता रहे ऋषभ मणि कि ये जो लाल किले के पास धमाका हुआ है, ये डेस्परेशन में किया गया था, ये जल्दबाजी में किया गया था। दरअसल प्लानिंग तो इससे भी बहुत बड़ी थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह हाई अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो फरीदाबाद में जो नई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उससे समझ में आता है कि उसमें डेटोनेटर या टाइमर किसी का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया था। विस्फोटक जरूर रखे हुए उस कार में थे, जिसकी वजह से वो विस्फोट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ। लेकिन आमतौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्प्लिंटर्स, जिसमें लोहे के टुकड़े होते हैं, लोहे के छर्रे होती हैं, कीलें होती हैं, ऐसे अवशेष वहां से नहीं मिले। इससे पता चलता है कि कोई तैयार बॉम्ब नहीं था उनके पास, या किसी भी वो आईईडी की तैयारी जरूर थी, लेकिन वो आईईडी नहीं था। अब जब एक बड़ा धमाका हो गया, उसके बाद चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, वो 7 शहरों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं और आसपास के कई प्रदेशों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। धार्मिक महत्व के कई शहर उत्तर प्रदेश में हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खासतौर से जो धार्मिक स्थल हैं, जहां पर आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, जहां पर देश दुनिया के लोग आते हैं, उसमें अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, प्रयागराज है, यहां पर विशेष तौर पर निगरानी बरतने को कहा गया। यह भी कहा गया है जो सीनियर अफसर्स हैं वो खुद वहां पर खुद पेट्रोलिंग करेंगे, चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए वो भी बाहर निकलेंगे। जहां जरूरत होगी वहां पर ड्रोन कैमरे की मदद ली जाए, और अयोध्या में तो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी या फोर्सेस के जो भी वहां जवान तैनात हैं, उनको भी कहा गया है कि वो भी बॉडी वोर्न कैमरे पहनेंगे। तो हाई अलर्ट पे है इस वक्त पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस और जो भी एजेंसी उत्तर प्रदेश में फिलहाल तैनात हैं। और बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, पूरे यूपी में इस वक्त हाई अलर्ट है, चौकसी बढ़ती जा रही है। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की प्लानिंग थी और हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किला की रेकी भी की थी। यह जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से मिली है। दीपावली पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमले की प्लानिंग भी कर रखी थी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में यह शक जताया गया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN यानी कि पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट जैसे हाई एक्सप्लोजिव केमिकल का इस्तेमाल था। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर भी धमाके में शामिल हो सकते हैं। PETN बेहद शक्तिशाली विस्फोटक माना जाता है। इसका असर साधारण विस्फोटकों से कई गुना ज्यादा होता है। जांच एजेंसियां इन सभी सैंपल्स को फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज चुकी हैं ताकि धमाके की असली वजह साफ हो सके।
दिल्ली ब्लास्ट की एनआईए को जांच सौंपी गई है। जांच के लिए एनआईए एडीजी विजय साखरे की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में। सर कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए के पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जांच की जा रही है और इसलिए जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट करके टीमें यहाँ से लेकर गई हैं, क्योंकि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ अरेस्टिंग हो सकती है और इससे पहले भी, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अब एनआईए अपनी कस्टडी में ले रही है और इसलिए अब जाँच का दायरा जो है एनआईए ने इस लाल किले के आसपास का बनाया हुआ है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्रित हो चुकी है। लगातार कई जांच एजेंसियों की टीम्स यहां पहुंच रही हैं। यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। जांच एजेंसियां यहां ब्लास्ट केस से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल कर रही। यूनिवर्सिटी के बाहर भारी फोर्स तैनात है। किसी को परिसर में जाने की इजाजत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। और इस बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया गया कि उनकी सभी लैब और ट्रेनिंग सेंटर शिक्षा के लिए है और वहां कोई खतरनाक रासायनिक पदार्थ नहीं रखा जाता। संस्थान ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। 10 अक्टूबर को दिल्ली से लाल किला के पास हुए धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 के पास सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। इसमें जैश से जुड़ा संदिग्ध आतंकी उमर की कार में धमाका होते हुए साफ तस्वीर नजर आ रही है। ये वही फुटेज है जो लाल किला चांदनी चौक की निगरानी में लगे कंट्रोल रूम के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। रेड फोर्ट चौक के सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है। एक पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। न्यूज़ 18 की कल जारी टाइमलाइन में भी यही वक्त दर्ज था और अब सीसीटीवी ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। तो कार में धमाका होते हुए साफ देखा जा सकता है। आप देखिए कितनी भीड़ उस वक्त सड़क पर थी। खचाखच गाड़ियां चारों तरफ दिख रही हैं, आवाजाही लोगों की नजर आ रही है और उसी वक्त ये ब्लास्ट होता है। दस अक्टूबर को लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां ब्लास्ट हुए थे, वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, छत पर गहरे डेंट और विंडो हैंडल तक टूटा हुआ है। वहीं ऊपर लगा बड़ा होर्डिंग धमाके की आवाज से फट गया। ये तस्वीर साफ इशारा करती है कि धमाका बेहद जोरदार था। घटनास्थल पर पुलिस और फोरेंसिक टीम लगातार सबूत जुटाने में लगे हैं। सबसे पहले दिखाएंगे आपको ये बैरिकेटिंग और ये जो सफेद कपड़ा पूरा लगाया गया है, ये एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए अब पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है, लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी, वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर
अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं, जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। हमले से पहले फरीदाबाद में दिखा आरोपी डॉक्टर उमर। वीडियो में भागता नजर आ रहा है डॉक्टर उमर, और उमर के पीछे उसका साथी तारिक भी नजर आ रहा है। तो वीडियो में किस तरह उमर भागता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे उसका साथी है जिसका नाम तारिक है। फरीदाबाद हरियाणा से सीसीटीवी के थ्रू ये फुटेज सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और वीडियो। हमले से पहले फरीदाबाद में दिखा आरोपी डॉक्टर उमर। वीडियो में भागता हुआ दिख रहा है डॉक्टर उमर, और उमर के पीछे उसका साथी तारिक भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के गुनेगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक में छापेमारी जारी है। इस बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने कल लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। डॉक्टर परवेज ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश से जुड़े सभी डॉक्टर एक दूसरे से चैटबॉट ग्रुप के माध्यम से जुड़े थे, और इसी के जरिए सभी आपस में बातचीत करते थे। पूरी चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता था। ग्रुप में डॉक्टर शाहीन, उसका भाई परवेज अंसारी, फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल भी जुड़ा था। ये सभी लोग हफ्ते में एक बार जरूर मिलते थे। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर परवेज ने ईमेल के जरिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को अपना इस्तीफा भेजा, और एजेंसियां डॉक्टर परवेज के मोबाइल और लैपटॉप से मिली सूचनाओं के आधार पर ब्लास्ट के तार जोड़ रही हैं। जानकारी ये भी मिली कि डॉक्टर्स का ये ग्रुप बीते 2 साल से विस्फोटक भी जुटा रहा था। सभी लोग कमर्शियल फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल जुटा रहे थे। माना जा रहा है सभी लोग बड़े केमिकल अटैक की तैयारी में थे। टीम ने दोनों जगहों से लैपटॉप, मोबाइल और कई सारे अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एजेंसियां अब इन डिजिटल दस्तावेजों से मिले डेटा के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन और परवेज का नाम एक चैट बॉट ग्रुप के जरिए सामने आया, जिसमें आतंकी वारदात की साजिश रचने की बातचीत होती थी। फिलहाल हम लखनऊ के इस वक्त उसी घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एटीएस ने बीते दिन सर्च ऑपरेशन चलाया था। घर के अंदर डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर मोहम्मद शोएब मौजूद हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि शाहीन और डॉक्टर परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर के घर पर छापेमारी। डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। ये रेड शोपियां, कुलगाम, गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा में हुई। कुलगाम में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई। पिछले 4 दिन 400 ठिकानों पर सर्च और छापेमारी हुई। इस दौरान 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई। जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। सोपोर में 30 जगह से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर सामने आई। इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर करता था मौलवी इरफान। मौलाना के संपर्क में था डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। एटीएस के साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर कड़ी नजर में। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से भी पूछताछ संभव। 2015 में शाहीन का तलाक हुआ था। जीएसवीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी पूछताछ संभव। इस बीच एजेंसियां जो है डॉक्टर शाहीन का पूरा बैकग्राउंड खंगाल रही है। उसका कानपुर कनेक्शन सामने आया। उसके पूर्व पति से भी पूछताछ संभव है। 2015 में उसका तलाक हुआ था। जिस मेडिकल कॉलेज में वो प्रैक्टिस करती थी उसके भी लोगों से पूछताछ संभव है। एटीएस के साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट पर है। कन्नौज भी जा सकती है एटीएस की टीम। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर कड़ी नजर है। शाहीन के पूर्व पति से भी पूछताछ संभव। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से भी न्यूज 18 ने कानपुर में बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे शाहीन के बारे में? आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला कि इस घटना के बारे में।
कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे आप क्या बना आपकी शादी कब हुई कब टूटी सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू। हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। सर उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका जहन में आपके? नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन कश्मीर से नहीं। आप तो सामने आया, आपको जब पता चला तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोगों की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे इतने दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई? लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई? क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी नहीं बात हुई है। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी। डॉक्टर परवेज के घर से यूपीएटीएस को मिले 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एक हार्ड डिस्क। अपनी बहन शाहीन से बातचीत करता था परवेज। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था डॉक्टर परवेज। तो परवेज के घर से 9 मोबाइल फोन मिले हैं। यूपीएटीएस को ये बरामदगी हुई है। लैपटॉप, टैबलेट, हार्ड डिस्क भी मिली है। अपनी बहन शाहीन से बातचीत करता था परवेज और डॉक्टर मुजम्मिल के भी संपर्क में था डॉक्टर परवेज। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। जी ऋषभ मणि, क्या जानकारी है शाहीन के भाई परवेज के बारे में? देखिए, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज के घर से जो कल तक जानकारी थी 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये बात भी सामने आई है कि उसके घर से 9 कीपैड मोबाइल भी, जो छोटे मोबाइल पहले चलते थे, जो मल्टीमीडिया वाले भी, वो बरामद हुए हैं। और उनकी भी जानकारी करने की एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है। उसका एक लैपटॉप बरामद हुआ है, एक टैबलेट बरामद हुआ है और एक हार्ड डिस्क बरामद है, जिसका डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। हालांकि यूपी एटीएस का साफ साफ ये कहना है कि परवेज हमारे कब्जे में नहीं है या वो हमारा मुलजिम भी नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम खाली जम्मू कश्मीर पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन तमाम जो छापेमारी उसमें एटीएस मौजूद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी सिलसिले में अब आगे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर परवेज का भी पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। धन्यवाद इस अपडेट के लिए।